डिस्कसिंग द लुईस स्ट्रक्चर्स। ओके, उस दिन मैंने आपको बोला था कि जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है कि हम सिंपल क्या करते हैं कि हाँ देखते हैं कि टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है, सिंगल बॉन्ड बना के तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखते हैं कि जैसे इस ऑक्सीजन के हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 6 दे दें। तो मैंने तुम्हें बोला कि कई बार क्या होता है कि किसी एटम को जितने उसके इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा असाइन हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं 6, है ना। अब तुम यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और इसने बॉन्ड भी बना रखा है। अब अगर इसने बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पीछे 5 रहने चाहिए थे। अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसने बॉन्ड बनाया, आइडियली जब एक बॉन्ड बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पीछे 5 रहने चाहिए थे, बट आपने उसका ऑक्टेट पूरा करके उसको 6 दे दिए, यानी कि कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा असाइन हुआ है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है विच इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। जब एटम्स को उतने ही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन असाइन किए जाते हैं जितने उसके होते हैं तब उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 भी आता है। So I was telling in the last lecture नेगेटिव तो आएगा ही जब एक्स्ट्रा साइन करेंगे, नहीं सॉरी पॉजिटिव भी आएगा जब कम में साइन करते हैं, जब कम में साइन करेंगे। तो आई गिव यू अ फॉर्मूला कि कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। जिस भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इफ आई एम गिविंग यू अ लुक दैट मींस यू नीड टू सॉल्व। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4। पेयर नहीं देखने, पेयर टू यू हैव टू काउंट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 एंड इफ यू सी बॉन्ड एक बॉन्ड में वो इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड में 1 2 3 4 है। तो जब तुमने ये फॉर्मल चार्ज निकाला तो 0 आया और 0 ही आना चाहिए था। देखो कैसे, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। एक उसने अपना इधर दिया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर दिया होगा, बच कितने गए 4 और आपने 4 ही रखे हैं, यानी कि ना आपने उसको एक्स्ट्रा दिए ना आपने उसको कम दिए। तो दैट इज अ थिंग, जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली अगर आप एटम को उतने ही इलेक्ट्रॉन असाइन कर रहे हो जितने कि उसके बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 0। और अगर ज्यादा असाइन हो जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगर कभी कभार कम असाइन हो जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फॉर्मूला तुम्हें क्लियर है तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर आगे चलेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। calculate formal charge on each oxygen atom of O3 molecule। अब अगर वो ये बोल रहे हैं कि आपने O3 मॉलिक्यूल के हर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो O3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिना लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हम कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इफ यू हैव टू कैलकुलेट अ फॉर्मल चार्ज इट मींस आपको इनडायरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है। बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ ड्रॉइंग द लुईस स्ट्रक्चर। तो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको O3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं एंड 3 ऑक्सीजन है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 × 3 18। स्टेप 2 क्या होता है लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओगे तो तीनों ही ऑक्सीजन है तो आपको सेंट्रल एटम भी ऑक्सीजन को ही लेना पड़ेगा, टर्मिनल एटम्स को भी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा क्योंकि O3 मतलब तीनों ही ऑक्सीजन है। तो उस दिन पे जब मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अज्यूम करना है कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। आपको पहले से ये नहीं मानना या पहले से आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मानना। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना होगा तो वो अपने आप ही आएगा। तो आपने जब O3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो एक बॉन्ड आपने इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया। दैट मींस
मीन्स आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? 1 2 3 4। अब आपकी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन में से 4 यूज हो चुके हैं, 14 बच चुके हैं। अब आपने हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करना है, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? इसके हिस्से में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यानी कि इसको 8 पूरे करने के लिए 6 चाहिए, तो आपने इसको 6 दे दिए। कहाँ से आ रहे हो? कहीं गए हो? वैसे नहीं आ रहे? कब नहीं आया? सैटरडे नहीं आया, कल तो छुट्टी। कल मैं आया था, कब ताला लगा पड़ा था ट्यूशन पे। कितने बजे आया था? 12। तो टाइम नहीं पड़ रहा है ग्रुप में? 3:40 टाइम चेंज हो गया ना, चलो एनीवेज बैठो। माइनस तो आपने इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन असाइन कर दिए? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन असाइन करने के बाद 8 बच गए। क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? इसके हिस्से में 2 आए, तो इसको भी और कितने देने पड़ेंगे? 6। अब आपके पास 2 ही रह गए। अब सेंट्रल एटम को आप 2 के अलावा दे नहीं सकते। अब जब आपने सेंट्रल एटम को 2 दे दिए तो इसके हिस्से में 1 2 3 4 5 6 आए, इसका तो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तो 2 और चाहिए। अब 2 और दे तो सकते नहीं है क्योंकि हमारी तिजोरी में कितने हैं? तिजोरी खाली हो चुकी है। सो वन ऑफ द टर्मिनल एटम विल गिव इट्स लोन पेयर एज अ मल्टीपल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर उठा के ऐसे डबल बॉन्ड दे देगा, सो दैट जब उसने अपना लोन पेयर उठा के इधर दिया तो उसे इस ऑक्सीजन का फायदा हो गया कि इसके हिस्से में 1 2 3 4 5 6 आ रहे थे, लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से अब इसके हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। बट क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, सो इस ऑक्सीजन को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें एक लोन पेयर था। हाँ, ऊपर वाले में एक लोन पेयर था। क्योंकि बच्चे ही 2 थे जब हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बच्चे ही 2 थे तो एक ही पेयर देना था। अब जब आपका लुईस स्ट्रक्चर फाइनल बन गया, आपने सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, अब आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए तीनों ऑक्सीजन की लेबलिंग कर दो 1 2 3, ताकि पता लगे कि आप किस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेबल्ड 1, सबसे पहले जो ऑक्सीजन लेबल 1 है उसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या है? वैलेंस माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। तो पहले वाले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उसको कितने लोन पेयर असाइन है? 1 2 3 4। और बॉन्ड को कितने बना रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4/2। तो एग्जैक्टली 6 - 4 - 2 फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि आपने इस ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं असाइन करे, और वो दिख भी रहा है क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 उसने बॉन्ड बनाने के लिए दिए होंगे, तो बचने चाहिए थे 4, पीछे आपने 4 ही रखे, एक्स्ट्रा तो आपने रखे ही नहीं। तो इवन लॉजिकली भी ये ठीक लग रहा है कि पहले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होना वो 0 ही आना चाहिए था, बिकॉज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज बीन असाइन्ड ऑन ऑक्सीजन लेबल्ड एज 1। नाउ कैन यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन लेबल्ड 2? फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेबल 2, तो जो लेबल 2 कर रखा है तो वो भी ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसके भी 6 लेंगे, बट अब उसके पास लोन पेयर कितने हैं? सेकंड वाले ऑक्सीजन को आपने कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन असाइन करे हैं? ओनली 2, सो यू विल पुट 2। अब वो बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 2 इधर बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 यूज करे होंगे उसने बॉन्ड बनाने के लिए, 6/2। So 6 - 2 - 3, 6 - 5 + 1, यानी कि आपने सेकेंड ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन कम असाइन किया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। एंड फाइनली यू विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लेबल्ड 3। तो जो 3 लेबल्ड है, वैलेंस माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके भी 6 है। अब थर्ड वाले को कितने लोन पेयर असाइन है? 1 2 3 4 5 6 असाइन है, बॉन्ड वो एक ही बना रहा है, तो -1 आ गया। और -1 आना भी चाहिए था क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड भी बना लिया और उसने अपने इलेक्ट्रॉन 6 के 6 पीछे भी रख लिए। मतलब आइडियली अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहिए था बॉन्ड बनाने में, बट अगर सच में इसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दिया है तो इसके पीछे तो 5 रहने चाहिए थे, इसके पीछे भी 6 रह गए जितने उसके पास ऑलरेडी होते हैं, और उसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए भी यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया गया था, तभी करके इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? -1। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। आपने तीनों ऑक्सीजन के ऊपर इंडिविजुअली चार्ज
पॉजिटिव आया, किसी का नेगेटिव आया, तीनों को प्लस करके 0 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो O3, वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब जब आपको मैंने बोला था कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल, तो O3 मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, इसका मतलब अलग अलग ऑक्सीजन का जब आपने चार्ज निकाला और तीनों को प्लस करके 0 बनना चाहिए। सो लेट्स हैव अ चेक कि 0 बन रहा है। Yes. पहले ऑक्सीजन का तो आया ही कितना है, 0, दूसरे का +1 आया, तो तीसरे का कितना आ गया, +1 -1 कितना आ गया, 0। तो तीनों ऑक्सीजन एटम्स का कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल चार्ज 0 बन रहा है, विच इंडिकेट कि O3 ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बट हाँ, उसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं दे मे डेवलप पॉजिटिव चार्ज, दे मे डेवलप नेगेटिव चार्ज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा असाइन हुए हैं या कम असाइन हुए हैं। तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज विच डेवलप्स ऑन एन एटम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड टू देम इन द लुईस स्ट्रक्चर, कि लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन कर दिए जाते हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा असाइन कर दिए जाते हैं और कभी कभी कम असाइन हो जाते हैं। बट total sum of the formal charge of all the atoms should be equal to the charge of the overall molecule, यानी कि जब आप सारे एटम का फॉर्मल चार्ज प्लस करो तो उसका प्लस करके उतना चार्ज बनना चाहिए जितना ओवरऑल मॉलिक्यूल का है। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो 0 बनना चाहिए। ओके, तो मैं आपको अब एक खुद करो फिर अगला टॉपिक करेंगे। अब आपने कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4 नेगेटिव, यानी कि पहले आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर देखोगे कि सल्फर का कितना चार्ज आ रहा है, और फिर क्लोरीन। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। करिए प्रैक्टिस। पहले आपने HSO4 नेगेटिव का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। आजा मधु ऊपर बना। क्या पहले HSO4 नेगेटिव का लुईस स्ट्रक्चर बना। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर। हाइड्रोजन का 1, सल्फर के 6, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो तिजोरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 24, 30, 31, 32। स्ट्रक्चर ढांचा कैसे बनेगा? सल्फर के आगे वाले 4 ऑक्सीजन रखोगे, हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं रखना होता, तो विद वन ऑफ द ऑक्सीजन सबको सिंगल बॉन्ड दे दिया। तो कितने यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तिजोरी में 22 रह गए। अब हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 असाइन कर दिए, तो हमारे पास 12 ही रह गए। इसको भी 6 असाइन कर दो, तो 6 रह गए। इसको भी 6 असाइन कर दो। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 12 6 0 इज इट? नॉर्मली मिलेगा एक मिनट। नहीं बट नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन का मिलेगा। ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ। डबल बॉन्ड नहीं, लेफ्ट वाले से क्यों? ले लो। हो तो रहे 22 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना। नहीं नहीं, जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया है उसके लिए हाँ जी। इलेक्ट्रॉन नहीं बचे ना। नहीं बचे हैं। क्यों? 32 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज करके 22 बचे। 6 हमने इसको दे दिए, 4 बचे। 22 12 बचे। मैं 22 minus 6 is 18 सॉरी 16। अच्छा मैंने कुछ कर 4 वहाँ कर देना, 16 4 वहाँ देंगे। और 10 बच गए। 6 ये 4, तो इसको 4 दे दिए। अब आपने किसका फॉर्मूला चार्ज निकालना है? सिर्फ सल्फर का निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सॉरी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के 6 ही होते हैं बिकॉज बीइंग ऑक्सीजन फैमिली। अदरवाइज आल्सो 16 एटॉमिक नंबर है 2, 8, 6। So we should always know that the valence electron of sulfur and oxygen are 6. लोन पेयर इसको कोई भी साइन नहीं हुआ सल्फर को। बॉन्ड कितने बना रहे हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 माइनस 2, सो कितना फॉरवर्ड चार्ज आ गया इसका? 6 माइनस 4 दैट इज प्लस 2। माइनस नहीं आ सकता। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव 0 व्हाटएवर यू कैन डू। अब ऐसे HCl4 का पहले वो बना स्ट्रक्चर, तिजोरी में इलेक्ट्रॉन काउंट कर, और ये बैग उतार, ट्यूशन आए, कोई भागने ट्रेन नहीं पकड़नी। उस दिन को देख रहा था, बस पैसे उड़ाते हैं फालतू में। कर चल काम करो। ऐसे करो। अच्छा कर काम जल्दी कर। HClO4 पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तिजोरी में इलेक्ट्रॉन को काउंट कर ले कितने हैं।
हाइड्रोजन में 1, क्लोरीन में 7, सेम ही बनेगा उसमें सीएल आ जाएगा 7, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 एटॉमिक नंबर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 तो 25 plus 7 32 32 सेम ही बनेगा 32 लेकिन उस पे फर्क यूज पड़ेगा कितने हुए काउंट करो पहले देख तो लेकिन बच्चे की कैसे साइड करी जा रहा 6 सबको पहले देख तो लेकिन बच्चे भी आए वो मैं देखना बनाएगा हाँ उसका बॉन्ड क्या है क्लोरीन का नीचे वाले होंगे साथ सेम वाले प्लस फॉर्मल चार्ज का 3 आएगा इसका उसका इसको 2 तो आएगा 2 साइन होंगे सीएल का फॉर्मल चार्ज निकाल फॉर्मल चार्ज इसमें दिया ही हुआ है एफसी निकालना फॉर्मल चार्ज नया पे एक्सक्यूज मी नीचे कर आई मीन ऊपर कर फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं कोई लोन पेयर साइन हुए नहीं बॉन्ड 8 बना रहा है मतलब 4 बॉन्ड बना रहे हैं 8 बाय 2 हार्ड में तो 4 ही तो होता है लिख दे बॉन्ड वैसे लग रहा है कि बॉन्ड ही 4 बना रहा है इलेक्ट्रॉन तो 8 है ना नहीं बॉन्ड तो 4 ही बनाता है बॉन्ड 4 बना रहा है पर यहाँ पे बॉन्ड का मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 बाय आपने बोला है कि बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे हो ना यहाँ पे आपने बोला फिर हाफ लिखना है तो इलेक्ट्रॉन्स पे लिखा था नहीं तो फिर बॉन्ड पे हाँ तो वो confusing बट वो होता है। यहाँ पे हमने 2 ऐसा भी लिख बोला रहा है था। और फिर वो वहाँ 4 लिख रहा है तो कंफ्यूजिंग हो रहा है चलो so I hope now you guys have understood just take a homework that please practice to calculate the formal charge on atoms in carbonate ion is CO3 2 negative तो इसमें आपने कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज निकालना है और 3 ऑक्सीजन का भी निकालना है तो 3 ऑक्सीजन को लेबल कर लेना 1 2 3 ताकि पता लग जाए कि किस ऑक्सीजन का कितना आ रहा है और सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट इन नाइट्राइट आयन इज NO2 नेगेटिव आयन तो ये आपका होमवर्क हो गया so we have completed with the Lewis structure and formal charge the next theory is Vesper theory the next theory of chemical bonding is Vesper theory full form is valence shell electron pair repulsion theory valence shell हाँ पता तो होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है जिसके आधे पोस्टुलेट्स आपको पता लगे सो गाइस जो ऊपर हम लोई स्ट्रक्चर बना रहे थे उसमें हम सिर्फ एक ही मोटिव रख रहे थे कि हर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए दैट मीन्स जो हमारे लोई स्ट्रक्चर्स बनाने का जो मेन मतलब जो उसका मेन हमारे पास क्या कहते हैं बेस था वो ये था कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए दैट इज प्रोबेबली इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल लेकिन ऑक्टेट रूल की भी लिमिटेशंस है अगर ऑक्टेट रूल बिल्कुल सच्चा होता तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कभी बनते ही ना PCl5 फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है PCl5 में 5 2 10 तो उसका तो ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है तो दैट मीन्स सिर्फ एटम्स का बॉन्ड बनाने का मकसद सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना ही नहीं होता अगर ऑक्टेट रूल 100% सही होता तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स कभी बनते ही ना लाइक PCl5 लाइक SF6 जिसमें हमें ऑक्टेट एक्सीड होता नजर आ रहा है सिमिलरली ऐसे मॉलिक्यूल्स भी ना बनते जिनमें ऑक्टेट कभी कंप्लीट ही नहीं होता लाइक BCl3 में तो 3 ही बॉन्ड बनाए 3 2 6 उसका ऑक्टेट तो कभी पूरा ही नहीं हुआ बट वो मॉलिक्यूल बना ना तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स इसका चेक करो ऐसे मॉलिक्यूल्स का बनना जिसमें कभी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ लाइक AlCl3 BCl3 FeCl3 BeCl2 यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का बनना भी ऑक्टेट रूल के ऊपर एक लिमिटेशन थी और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स का बनना भी ऑक्टेट रूल के लिए लिमिटेशन थी कि अगर ऑक्टेट रूल 100% ट्रू होता तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कभी भी ना बनते जिसमें ऑक्टेट एक्सीड होता नजर आया और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कभी ना बनते जिसमें ऑक्टेट कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं Also, one of the limitation of octet rule was this that it did not tell us anything about the shape of molecule. अगर आपको उसने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया O3 का तो उससे आपको ये नहीं पता लगता कि O3 रियल स्ट्रक्चर में बेंड होता है या वाटर की शेप बेंड होती है तो यानी कि शेप के बारे में ऑक्टेट रूल ने कुछ नहीं बताया तो उसके लिए नेक्स्ट थ्योरी आई थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अब जैसे कि मधुर पूछ रहा है कि मैम फुल फॉर्म याद करनी जरूरी है फुल फॉर्म याद करनी जरूरी इसलिए नहीं है कि एनीबडी को आस्क
ask you that what is the full form of Vesper theory. इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मेन जो शेप को देने का एजेंडा था वो यही था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती थी कि जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो वो कोशिश करता है कि उसके जितने भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दूर रहें, सो दैट उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम क्या हो, स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि अगर आप Ab2 मॉलिक्यूल की शेप देखना चाहते हो तो Ab2 में आपको A के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं, 2। तो A चाहेगा कि मेरी शेप ऐसी हो कि दोनों B को मैं जितनी दूर रख सकूं मैं उतनी दूर रखूं। तो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ A B दोनों B को 180 डिग्री में रखेगा क्योंकि इससे ज्यादा दूर तो वो रख ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स द शेप विल बिकम लीनियर। जब दो मॉलिक्यूल जब एक सेंट्रल एटम 2 ही एटम से जुड़ा हुआ नजर आएगा तो उसकी शेप लीनियर बन जाएगी। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने कैसे प्रिडिक्ट किया कि जब मॉलिक्यूल में 2 ही बॉन्ड होंगे A के अराउंड तो वो अपने आप को 180 डिग्री पे क्यों अलाइन करेगी, क्योंकि उसका मेन एजेंडा यही था कि हमें दूर रखने हैं। अब अगर हमारे पास 2 एटम है हम उनको दूर लेके जाएंगे तो मैक्सिमम कितना दूर लेके जा सकते हैं, 180, क्योंकि अगर 180 से और नीचे लेके जाएंगे तो नीचे से पास आ जाएंगे। अगर आप कहोगे कि मैम लेट्स कीप द एंगल 240 तो नीचे तो 60 हो जाएगा ना, तो ऊपर से भी अगर हम दूर रखेंगे तो एंगल इज 180, नीचे से भी इज 180। तो दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने कैसे प्रिडिक्ट करा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसकी शेप लीनियर ही होगी एंड नथिंग एल्स, क्योंकि दैट इज द बेस्ट शेप टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अगर वो उन दोनों एटम्स को इस एंगल पे रखेगा तो इस एंगल पे रखने पर मिनिमम रिपल्शंस होंगी। और दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे इंसान है चाहे एटम्स है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है ना। फिर उसने बोला वेस्पर थ्योरी ने कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, हाँ, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे रखेगा। अब 3 को तो वो 180 डिग्री पे रख नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो 2 को 180 पे रख लेगा तो तीसरे को उसको 90 पे रखना पड़ेगा, तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि तीनों को 120 पे रख लेते हैं, क्योंकि अब आप कहोगे कि मैं 120 पे तो ज़्यादा नहीं, पर और ऑप्शन ही नहीं है ना। अब आपके घर में 1 रूम 2 रूम हो और आपके घर में आप दोनों किड्स को 1 रूम देंगे, पेरेंट्स की दोनों किड्स। अब जिसके घर में 3 रूम होंगे वो कहेंगे किड अलग अलग कमरे में रहो, लेकिन अब जिसका ऑप्शन ही नहीं है वो तो यही कहेंगे कि दोनों किड्स एक ही कमरे में रहो। अब लड़ाई होती है तो वही, रिपल्शन होती है तो वो। अब ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ने लगेंगे, अब सेंट्रल एटम हर एटम को तो 180 पे रख नहीं सकता ना। जब 2 थे तब तो उसने कोशिश करी कि दूर से दूर वो 180 पे अलाइंड हो जाए, पर जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, लेकिन 3 बॉन्ड बनाए उसने, अब तीनों को तो 180 पे रख नहीं सकता, तो वो आपस में समझौता कर लेगा कि चलो थोड़ा एंगल बढ़ा दो, सॉरी एंगल थोड़ा कम कर दो, 120 कर दो, रिपल्शन होगी, बट दिस इज द बेस्ट, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट वे टू कीप द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाज कि सेंट्रल एटम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने अराउंड 120 डिग्री पे अलाइन करेगा और इस वक्त शेप डिस्टेंस की बात ही नहीं है, बात एंगल की है। डिस्टेंस क्या होता है, दूर ले जाए एटम्स को, फिर वो मॉलिक्यूल ही खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस तो एक मिनिमम रखना पड़ेगा तभी वो मॉलिक्यूल में इंटैक्ट रहेंगे। अगर एटम ही दूर चलेंगे तो मॉलिक्यूल की बात क्या होगी, एटम्स आर क्लोज इनफ टू बी इन अ मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल में रहने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, यस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें लगता है कि मैं वो 90 डिग्री स्क्वायर में रख देगा। जब 2 थे तो 180 पे रख रहा था, 3 एटम से तो वो 3 एटम्स को 120 पे रख रहा था, तो 4 है तो चौथे को वो ऐसे स्क्वायर में रख के 90 डिग्री पे कर देगा, लाइक दिस। हाँ वही तो बता रही हूँ, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, स्क्वायर में रखने से उसको लग रहा था कि 90 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्शन मिल रही है, तो उसने एक अलग शेप बनाई, टेट्राहेड्रन। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल ने अपने आप ही एटम्स को डिफ्यूज कर दिया आउट ऑफ द प्लेन, कि एक बॉन्ड प्लेन के बाहर आने लगा, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर जाने लगा और 2 बॉन्ड प्लेन में रहे। तो टेट्राहेड्रल इज दिस, जो पेन चलते ना वही नहीं, मोटू सा पकड़ा दिया जो मिला उस टाइम एलन वाले से एलन वालों का पेन तो है ना, तुम क्या हो, सड़क
अच्छा पेन ही नहीं लेके आते बैग 3,000 के रखने हैं पेन रखने हैं ये बैग फ्री में मिला ये भी ये होते हैं पढ़ने वाले ये भी ये भी शामिल कभी आज तक यूज किया है पेन क्लास नोट्स बनाने के लिए अच्छी का मैंने डायग्राम बनाया था दोनों बना दिया अच्छी तरह। अच्छा बस के बाद में डिस्कस करना। तो एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन आ गया, एक पॉइंट अंदर चला गया। इस शेप को 3D में एटम ने सोचा कि जरूरी थोड़ा है कि 2D में ही रखना है। अगर मेरे को 3D में जाने से 3 डायमेंशन में जाने से मेरे रिपल्शंस कम हो रही हैं, तो देखा गया है कि जिस भी मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं लाइक CH4, तो वो क्या करते हैं, चारों को कैसे रखते हैं, 2 को प्लेन में, एक को थोड़ा बड़ा बनाना है, एक को थोड़ा छोटा बनाना है। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड आप थोड़ा सा बड़ा बना रहे हो ये टुवर्ड्स यू है, जो छोटा बना रहे हो ये तुमसे दूर है, और ये दोनों प्लेन वाले हैं। और इस शेप में एंगल बढ़कर कितना हो गया 109.5 डिग्री या मिनट्स में 109 पॉइंट, इट वाज नॉट 108। आपको तो एंगल से 30 नहीं होगा एंड द शेप इज टेट्रा हां 109.30 कैसे यही होता है ये मिनट 0.5 डिग्री इक्वल्स टू 3 नो हाउ यू कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स वाह अच्छा ये वो मिनट्स नहीं है, ये नहीं पता है मेरे को 60 एंगल की यूनिट्स होती है डिग्री मिनट्स एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने मिनट्स 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच मिनट्स 60 हुआ ना नो फिर अलग होता है इनका रिलेशनशिप में बताओ मेरे को याद नहीं। ट्रिग्नो में पढ़ा है हमने। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अच्छा अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, पांचों को उसने क्या करना है, 3 को ट्राइंगल में रख लेना है उसने, ट्राइगोनल प्लानर, एक को अबव द प्लेन 190 डिग्री और एक को बिलो द प्लेन। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर की तरफ, और ऐसे जो नीचे भी होगा एक पॉइंट उसका भी एक नीचे पिरामिड बन जाएगा। तो शेप क्या होगी देखो, 3 को वो ट्राइंगल में रखेगा, 1 2 3 को ये ट्राइंगल में रखेगा, बस हम कुछ सर्च नहीं करना, ऊपर देखो एक अबव द प्लेन 90 डिग्री पे, एक बिलो द प्लेन। अब देखो जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बनाने हैं, क्या है वो नहीं है हैं तो 2 आएगा ना, अब बुक में वही दिया होगा। उसका एंगल तो कैसे होगा 107 वो मैं बताती हूँ, वो मैं बताती हूँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के नहीं, वो मैं बताती हूँ, कम टू दैट। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो 3 को ट्राइंगल में रखेगा, द एंगल इज 120, और 2 को ऊपर रखेगा एट 90 डिग्री। अब ऑब्वियस ही बात है जो ऊपर और नीचे रखे जा रहे हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, क्योंकि उनको आप 90 डिग्री पे रख रहे हो, तो उनको थोड़ा लंबा बनाना है, क्योंकि वो रिपल्शन अवॉइड करने के लिए थोड़ा दूर जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आर नॉट सिमेट्रिकल। ये क्वेश्चन भी आता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो शेप होती है जिसमें 3 ट्राइंगल में होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, आर ऑल द बॉन्ड्स इक्विवेलेंट। तो आपने बोला नो, ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज 3 बॉन्ड्स विच आर एट 120 डिग्री आर शॉर्टर, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और जो 90 डिग्री पे अलाइंड है 1 डिग्री डिवाइडेड टू 60 मिनट्स, तो वे टू एक्सप्रेस। तो फिर अगर 108 को 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 5 डिग्री विल बी इक्वल टू 5 डिग्री विल बी इक्वल टू 300 मिनट। नहीं ये 0.5 है, ये 0.5 है। हाँ तो 0.5 इज, हाँ तो फिर ये 28 मिनट्स टू 1। सो राइट सर्च, और इसको एक्सियल बोलते हैं। मैं सोचूं मैं मैथ शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर 6 हो गए तो 6 में वो क्या करेगा, 4 को स्क्वायर में रखेगा, हाँ 4 को स्क्वायर में रखेगा और 2 को ऊपर नीचे। अब इस शेप को हमने स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं बोलना कि 4 स्क्वायर में एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड नीचे बन रहा है, इस शेप को ऑक्टाहेड्रल बोलना है। So this shape is known as octahedral. And the last is if there are 7, तो 7 में क्या करेगा, वो 5 को एक ही प्लेन में रखने की कोशिश करेगा at an angle of 72 डिग्री, मतलब एक पेंटागन बना लेगा 72 डिग्री और एक ऊपर और एक नीचे। हाँ 5 पेंटागन में है
ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, तो दिस शेप इज नोन एज पेंटागनल बाइपिरामिडल। बट हाउ एवर ये शेप्स तभी है कि अगर आप कह रहे हो ना कि मतलब 4 या 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगी, वो तब आएगी जब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे ही वो आस्किंग सूर्य की मैम, वैसे तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 होता है, तो ये रिड्यूस होके 107 कब हो जाता है, जब 3 बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ जाए। क्योंकि अब पॉइंट ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने जब बोला था कि एक एटम अपने अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर रखने की कोशिश करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने बॉन्ड पेयर भी काउंट करने हैं और लोन पेयर भी काउंट करने हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे मान लो कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द शेप ऑफ अमोनिया NH3 ऑन बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब एक बच्चा तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेगा कि NH3 में 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 के हिसाब से इसकी शेप ट्रायगोनल प्लानर होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट उसको ट्रायगोनल प्लानर पे 120 डिग्री पे साइन करके आ जाएगा, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाई? व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ही डिड इज दिस कि उसने ये तो देख लिया कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, पर नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर भी होता है, यानी कि आइडियली उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। दैट मीन्स जब मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में बोल रही हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं, तो आपने उस इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 है कि 3 है, उसमें सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर नहीं देखने, आपको लोन पेयर भी देखने हैं। जैसे अगर आप NH3 की शेप प्रेडिक्ट कर लो, आपने NH3 का लोन पेयर इग्नोर कर दिया कि आपको पता ही नहीं है, आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास मुझे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो 3 के हिसाब से उसकी शेप आपने 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लैनेट प्रेडिक्ट करी, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आइडियली नाइट्रोजन में तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अमोनिया में क्यों 3 आपको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, एक उसमें लोन पेयर भी होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें लोन पेयर है या नहीं है। तो जब मैंने ये टॉपिक आपको जब ये चैप्टर पढ़वाया था, तब भी मैंने बताया था कि किसी बुक में इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करवाया जैसे मैंने सॉल्व करवाया। मैंने ऐसे सॉल्व करवाया कि सबसे पहले आपको प्रिडिक्ट करने से पहले ना शेप आपको पहले लोन पेयर ही निकालने हैं। सपोज आपको नहीं पता कि नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर होता है, तो सबसे पहले, और कल को आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, अब आपको पता ही नहीं है कि उसमें लोन पेयर है या नहीं है, और अगर आपने इग्नोर कर दी, होंगे तो निकल आएंगे, नहीं होंगे तो 0 आ जाएंगे। आप फॉर्मूला देखो, लोन पेयर इज इक्वल टू, कैसे लोन पेयर निकालने हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 में आपने सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 2,5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के 5, बॉन्ड ये 3 बना रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5 - 3 2, 2/2 1, यानी कि निकल के आ गया कि नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर भी होता है। अब जिस बच्चे को ये लोन पेयर निकालने नहीं आते होंगे या उसको पहले से नहीं पता कि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर भी होता है, तो वो तो 3 के हिसाब से शेप प्रेडिक्ट कर पाएगा, जबकि हमें बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कहती है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करने हैं। एंड व्हेन आई से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अमोनिया में बॉन्ड पेयर तो देखने ही देखने हैं आपने, और क्या देखने हैं, लोन पेयर। अब आपको अमोनिया में एन कितने बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, 3, और लोन पेयर कितने आए, तो 3 + 1 के हिसाब से इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4। अब आपने टेबल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से शेप प्रेडिक्ट नहीं करनी, आपने तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से प्रेडिक्ट करनी है, क्योंकि आपको 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, मैं शेप नहीं बोल रही, मैं ज्योमेट्री बोल रही हूँ। आई टेल यू व्हाई। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री इज टेट्रा। बट क्या सच में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, तो इसका आंसर ये है कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तब निकल के आएगी अगर चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होते हैं। अगर एक लोन पेयर होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप इसको असाइन करोगे टेट्राहेड्रल वाली शेप HHH और एक लोन पेयर लगाओगे, तो लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन देता है। एक थ्योरी होती है वेस्पर थ्योरी की, एक पोस्टुलेट ये भी है कि लोन पेयर रिपल्शन का मोर देन बॉन्ड पेयर, यानी कि ये 2 बॉन्ड एक दूसरे पे 109 पे असाइन थे, किस पे असाइन थे, तो इसको 90 डिग्री वाले में, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये पास आ जाएंगे। क्यों पास आएंगे, क्योंकि ये लोन पेयर से दूर जाना चाहेंगे, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा।
अब वो ये पूछेगा कि मैम ये दो बॉन्ड पेयर अगर आप आपस में नजदीक आ रहे हैं तो ये आपस में रिपल्शन नहीं देंगे। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बॉन्ड पेयर उतनी रिपल्शन नहीं देता जितना बॉन्ड पेयर को बॉन्ड रिपल्शन देता है। तो वो लोन पेयर से दूर भागने की कोशिश में बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के नजदीक आ जाएगा, जिसकी और ये कैसे साबित हो रहा है कि वो पास आ रहा है, क्योंकि पास आ रहा है तभी उसका बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होकर कितना हो रहा है 107। तो जिसका आंसर ये था कि मैं जिसका क्वेश्चन ये था बोलेगा कि मैम व्हेन द बॉन्ड एंगल बिकम्स लेस देन 109, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल का वो तो 109 होता है, बट ये कम कब हो जाता है, कम ये उन केसेस में होता है जहाँ पे लोन पेयर कम्स इनटू द पिक्चर, जिनमें कौन पिक्चर में आ जाते हैं लोन पेयर, बिकॉज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ एज पर थ्योरी इज दिस दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि अगर तो दो लोन पेयर आ जाए, क्योंकि लोन पेयर क्या है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एटम, वो ऐसे खुले सांड की तरह ये बैठे हैं, किसी को भी आगे करेंगे। लेकिन बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो बॉन्ड पेयर आपस में उतनी रिपल्शन नहीं देते जितनी बॉन्ड पेयर को कौन रिपल्शन देता है लोन पेयर। व्हाट इफ देयर आर टू लोन पेयर, लाइक वाटर का केस, अगर अब इस शेप को भी आपने टेट्राहेड्रल नहीं बोलना, टेट्राहेड्रल तो उसकी ज्योमेट्री थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शेप वो होती है जो हमें नजर आएगी, शेप अब हमें उसकी टेट्राहेड्रल नजर ही नहीं आएगी क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को ही क्या बोलते हैं, पिरामिडल। इस शेप का नाम याद कर लो, क्योंकि अमोनिया वाटर ये ऐसी मॉलिक्यूल्स है जो बहुत स्टैंडर्ड है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसी अमोनिया, ऐसी अब अगली शेप है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक डिस्कस द शेप ऑफ वाटर, करोगे ट्राई, पहले इसके लोन पेयर निकालना, डिस्कस द शेप ऑफ 180, दो लोन पेयर होते हैं इसके अंदर, दो बॉन्ड पेयर, 4 के हिसाब से टेट्राहेड्रल आएगी। पहले तभी तो कह रही हूँ, सीधा देखोगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 मतलब 180 डिग्री लीनियर शेप, गलत। तभी तो कह रही हूँ कि स्टेप 1 है, पहले चेक करो कि इसके अंदर लोन पेयर है, लोन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, बॉन्ड ये 2 ही बना रहा है, तो 4/2 इज 2, so that means टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमें काउंट करते वक्त बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों कंसिडर करने हैं, बॉन्ड ये 2 बना रहा है, लोन पेयर भी ये 2 है, तो 2 + 2 4, एंड अकॉर्डिंग टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट्स कि ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, ये प्रिडिक्ट कर रही है कि ज्योमेट्री शुड बी, बट क्या सच में टेट्राहेड्रल होके आएगी, टेट्राहेड्रल होके तब आती है तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं। अब 2 लोन पेयर है, यानी कि जैसे ही आप वाटर में शेप बनाओगे तो 2 लोन पेयर होंगे और 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे, और सोचो जब एक लोन पेयर रिपल्शन दे रहा था तो बॉन्ड नजदीक आके बॉन्ड एंगल 109 से कितना रिड्यूस हो रहा था 107। अब जब दोनों लोन पेयर रिपल्शन देंगे, बॉन्ड पेयर इधर से भी दूर भागने की कोशिश करेगा 104.5 डिग्री, तो वाटर का एंगल 104.5 डिग्री होता है, एंड बिकॉज हमें लोन पेयर तो दिखते नहीं, हमें तो ये ऐसे बेंड शेप दिखेगी, बेंड शेप, क्योंकि लोन पेयर तो हमें दिखेगी नहीं, तो वी विल से द शेप इज बेंड शेप। तो ज्योमेट्री इसकी भी हमने टेट्राहेड्रल प्रिडिक्ट करी थी, बट टेट्राहेड्रल कभी निकल कर ही नहीं आई बिकॉज ऑफ द टू लोन पेयर वी कुड जस्ट सी इट एज अ बेंड शेप। ट्राई फॉर ClF3, ClF3 की देखो टी शेप बनेगी कि सीसा बनेगी, ClF3 सीसा और ClF देखा, मैं भी इधर ये करके जाता हूँ, शेप ऑफ ClF3, शेप ऑफ यूकर, मुश्किल है, इससे आसान नहीं कहीं मिलेगा ही नहीं तरीका जो मैं सिखा रही हूँ, क्या मेरे तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, यू आर सो गुड IQ with good IQ, but I don't know why you become lazy and behave like you are नहीं रहा, इतना तेरा तेज दिमाग है, इसका और भी तेज है, मेरे को तो नकल मारेगा। लोन पेयर LP क्या होता है, मतलब you are not in the class, बॉन्ड पेयर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, अभी बताया था
पहले लोन पेयर निकाल के कर रही हूँ मैं। दो आ गए ना, ठीक है अरे वाटर में ऑक्सीजन के 6 थे, फिर क्लोरीन के देखते हैं ClF3 के लिए ट्राई कर। मैंने सिलेक्ट करना 6 है ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 2,6। अब ज्योमेट्री आएगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, बाकी अभी आगे देखता हूँ। Everybody try on your own ना ClF3 इलेक्ट्रॉन पेयर सीसो शेप what is the बने। class mentally हाँ मैम सीसो सीसो। सीसो। हाँ ऊपर नीचे होगा ना। एक साइड मजदूर बैठा है, साथ में कौन बैठा है? सीसो शेप बनेगी। सीसो कभी क्या पार्क में ये दोनों बार का मैं थोड़ा क्या तो वेट ही ना देना बस है 76 आ रहा मेरा तेरे से कम है 74 है, अटका हुआ है मैम से जी। चलो तुम दोनों बैठ जाना सीसो पे, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होता नहीं है कभी भी वो पहले निकाल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू एक ना एक साइड हो गिरता हाँ। है कभी बैलेंस नहीं होता ब्रैकेट बैलेंस सीधे लगा भी होता है नहीं सीधा सा में तो लिख फॉर्मूला बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द स्पॉट पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 बॉन्ड, ये 3 बना रहा है। तो 4/2 कितने लोन पेयर निकल कर आए? 4/2 2। अब लिख टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3 तो वो बॉन्ड बनाना है, तो वो लोन पेयर आ रहे हैं। तो 3 + 2 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी वीक पेयर स्पॉट पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड कितने बनाना था? ClF3 3 और 2 क्या निकल गया? लोन। 5 के हिसाब से क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए? ट्राइगोनल, मतलब 3 ट्रायंगल में एक ऊपर और एक नीचे। लिख ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मेरा पेन किससे बात है? ऐसे मसला से पेन है। ओए शायद लिटरली कॉपी में नीचे लिख कर ट्राइगोनल बाय कैसे होगी? देख इधर अब लगाए 3 ट्रायंगल में एक ऊपर और एक 3 ट्रायंगल में एक ऊपर और नीचे। बट रूल होता है कि लोन पे हमेशा हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखनी है। बैलेंस करना मतलब तो 3 F आपने ऐसे रखे। तो प्रोजेक्टर थोड़ी घूमता ये सीसा थोड़ा ये टी शेप आई है। नहीं मैम सीसो। नो, 2 लोन पेयर है। नहीं सीसो। 2 लोन पेयर को आपने इधर भी थोड़ा एक इधर रख दिया, ऐसे कर। चाहे ऐसे भी रख लो। ये टी शेप आ रही है, सीसा तो आया ही नहीं। सीसो दिखती कैसी है बता दिखाती हूँ कि सीसो सीजन वाला- नहीं दिखा अबे इसमें शेप कैसी दिखती है सीसो की सीसो की शेप वाला मॉलिक्यूल देती हूँ मैं। मेरा तो सीसो। ये ले अभी मैंने से कर तूने दिमाग में करा हाँ नहीं मैं तो मैं दिमाग में अभी भी सीसो है ये। मैं पहले सोच रही हूँ कि सीसा कितना है। इसमें 4 इसको हो गए। मैंने ऐसे ही किया था, इसको ऐसे टेढ़ा करके सीसो ही बन रहा था। उसमें CCl जैसे इसने भी सीसो बनाया था हाँ वैसे था। एक ही लोन पेयर होगा। इसका बनेगा एग्जांपल SF4 ट्राई करना। ट्राई करो SF4। ClF3 की टी शेप आई है, इट्स नॉट सीसो। पहले लोन पे निकालो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर इज नॉट डूइंग 6 - 4 2/2 एक लोन पे आया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। क्या करना क्या चाहता है 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5। 5 के हिसाब से शेप क्या होगी? 3 ट्रायंगल में एक ऊपर और एक ट्रायंगल बाइपिरामिडल। एस बीच में रख। हाँ देखो मैम वही तो बन गई है सीसो ये। इसकी बनी है ना, उसकी भी तो ये बन गई थी। इसमें 2 लोन पेयर दिखते ही नहीं है। दिखाती हूँ डिफरेंस। 3 ट्रायंगल में बना हाँ, ठीक है एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला पॉइंट बड़ा लंबा होता है उसकी क्या बन गई? और लंबा। इससे आगे पेज नहीं है। तो फिर ये छोटा बना दे या तो क्यों नहीं है पेज ऊपर जा नहीं रहा जा फिर गैप आएगा बस ये थोड़ा क्या सा। गैप क्यों आया? अरे पेज है ना वहाँ पे फिर थोड़ा ये पूरा मॉलिक्यूल नीचे बना देना।
ना गंदा डायग्राम बना रहा है। ओ अब ऐसे देख आंटियों की तरह बड़ा बड़ा बना दिया है। ठीक है, अब हमने एक लोन पेयर रखना है और 4 बॉन्ड पेयर रखने हैं। लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में रखी जाएगी। इक्विटोरियल पोजीशन 3 है, बट सिमेट्रिकल के हिसाब से एक कोई करेगा रखोगे। रख लोन पेयर कहाँ रखेगा? एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कहाँ रखेगा? लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में रखा जाता है। हाँ, तो बाकी एफ लगा दे। एफ लगा दो बाकी 4 एफ से 1 2 3 4 ये बनी है सीसो शेप, क्योंकि सीसो में ये ट्रायंगल बन गया, एक बच्चा ऊपर बैठा है, एक बच्चा नीचे। लोन पर तो दिख नहीं रहा, वो ऊपर नीचे वाले बच्चे ऊपर वाले अच्छा उसमें 2 बॉन्ड उसमें अच्छा उसमें 2 ही है। 2 लोन थे। उसमें देखो फर्क क्या है, उसमें 2 लोन थे। 2 लोन थे होने की वजह से हमें क्या नजर आ रहा है, ऐसे टी बनता हुआ टी। इसमें एक लोन पेयर आया है, यानी कि ये हमें कैसे, कहाँ जा रहे हो? टाइम ही हो गया। नहीं, हाँ हो तो गया 25 हो गए मैम। टाइम क्या है? 4:40 तक। मैम अरे, 30 मैम ठीक है मैम, ग्रुप में 30 लिखा हुआ था। मैं जो मर्जी बोल, मेरी बात। मैम ट्यूशन ट्यूशन है। अच्छा ठीक है, ये है सीसा। समझ आया फर्क सीसा और टी शेप में? जब 2 लोन पेयर होते हैं तो टी शेप आती है, एक लोन पेयर होता है तो अच्छा ठीक मैं है। लोन कोई पेयर नहीं। गिन रहा था। अब ट्राई करो BRF 5 की। BRF 5 स्टेप 1 लोन पेयर निकालो। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस स्क्वायर बना के ऊपर भेज देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन इज अ फैमिली ऑफ फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 7 बॉन्ड 5 बना रहा है, तो 2/2 1। व्हाट इज स्टेप 2? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर लोन पेयर प्लस लोन पेयर एक ही निकल के आया, बॉन्ड पेयर 5 है 6। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मत कर। व्हाट इज द ज्योमेट्री पानी तो पीऊंगा मैं बता इस क्वेश्चन के बाद। ऑक्टाहेड्रल? बैग भी लेते ही नहीं, 1 मिनट में आएगा पानी। तो 5 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर में एक ऊपर हो जाएगा। पहले स्क्वायर बनाऊंगा ये तो रेक्टेंगल है मैम। मतलब वो थोड़ा रोम्बस की फॉर्म में बनता है ना स्क्वायर। स्क्वायर से ना स्क्वायर और एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर नीचे भी जाएगा एक लोन वही बता रहा ना। अब आपके पास 4 BR 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन आप ऊपर लगाओगे या वैसे लोन पेयर हमें इक्विटोरियल पोजीशन में रखना पड़ता है, बट इस केस में तो ऊपर नीचे वाले एंगल भी 90 है और बीच वाले एंगल भी 90 है, तो बेटर ये है कि उसको ऊपर ही रख दो लोन पेयर को। तब F 5 थे। हाँ, तो अब हमें लोन पेयर तो दिखता ही नहीं है, तो हमें दिखेगा क्या? एक स्क्वायर और एक नीचे बनता हुआ पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल तब होता तो ऊपर भी बॉन्ड होता, तो शेप क्या निकल के आएगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, बाय तो तब होता अगर ऊपर भी फ्लोरीन होता। BRF 6 होता। हाँ, फिर जब हम उसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलने की जगह बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल, तब तो उसको स्क्वायर बाय पिरामिडल तब भी ना बोलते। वैसे मैं बोल रही हूँ कि बाय तब लगता है जब ऊपर भी पिरामिड बने नीचे भी। अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि मैं ऊपर वाली शेप्स में तो हमने लोन पेयर बीच में रखे थे, तो आपने ऊपर क्यों ले गए? ऊपर वाले केसेस में क्या था कि लोन पेयर को बीच में रखने का एजेंडा ये था कि बीच का एंगल 120 डिग्री था और ऊपर नीचे वाले एंगल क्या थे? 90 डिग्री। तो कम रिपल्शन मिले, इसीलिए हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में असाइन कर रहे थे। बट ऑक्टाहेड्रल के केस में मतलब जब आपके पास टोटल 6 आ रहे हैं, तो 6 के केस में चाहे आप उसको ऊपर नीचे रख लो तब भी 90 डिग्री पे रिपल्शन मिल रही है, अगर बीच में रख दो तब भी कितनी रिपल्शन मिल रही है? 90। तो सिमेट्री से बेटर है कि आप ऊपर या नीचे ही रखोगे। So you can try the shapes at your home on basis of Vesper theory. Shapes on basis of Vesper theory at your home. Tomorrow we will start with balance bond theory.
एंड वो तो बहुत छोटी सी है, तो विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाँ बस हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन ओनली। शेप्स ऑन बेसिस ऑफ एस्पर क्यूबिक जो आपने घर से ट्राई करके आनी है। NH2 नेगेटिव मैम आपने होमवर्क दे दिया था। कितना दिया? बस 2 ही दिए। एक और चीज बता दूं, जब आप किसी केटायन और एनायन की शेप प्रेडिक्ट करते हो तो लोन पेयर काउंट करते वक्त जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, तो अगर एनायन है तो उसमें +1 आ जाएगा फॉर्मूले में, और अगर केटायन होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर -1। आई अगेन रिपीट, ऊपर वाली शेप में जब आप लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर रहे थे हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर वो केटायन या एनायन होगा और अगर आपने +1 या -1 नहीं करा तो आपके लोन पेयर फ्रैक्शंस में आने लगेंगे, तो आप खुद ही मतलब लोन पेयर 5/2 2.5 आ जाएंगे, तो वो सेंस नहीं बनेगी। तो ऑलवेज बी विजिलेंट कि अगर आप लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे हो और अगर केटायन या एनायन है तो केटायन के केस में उसने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस कर देना, और एनायन के केस में उसने गेन करा होगा तो आपके लोन पेयर इंटीजर में ही आएंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देख लेना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना, फिर लोन पेयर साइन करके आपको पता लग जाएगा कि शेप इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर, पिरामिडल, सीसा, टी, लीनियर, लाइकवाइज। ठीक है, तो इसके बाद जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो 10 मिनट की है। मेन टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOD। तो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की हम आप मेन थ्योरी पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और MOD। आसान है, वो सिग्मा 1 है, सिग्मा 4 1 है, लेकिन फिर भी 22 करवाऊंगी मैं, ऐसी बात नहीं है। और पहले मुझे ये बताओ पर टेस्ट किसने नहीं दिया? Who are the ones who have not given test of chapter 2? Because until you will give the chapter of test of chapter 2, only then you will be eligible to give the test of chapter 4. ऐसे रिवीजन कोई फायदा नहीं है। तो कंप्लीट नहीं हुआ? चलो वो मैं देख लूंगी, ग्रेस मार्क्स कर लूंगी, बट अभी दिया किसने? नॉट गिवन चैप्टर 2। सूर्य, धैर्य दिया था, शरण, पंचका दिया था आपने, मैं कितने दिन से इश्मीत बहुत दिनों से इश्मीत ने दिया था पर कंप्लीट नहीं हुआ था। दिया तो था आपने, आप दे रहे हो टेस्ट आज? मधुर पर तुम्हारा घर कभी नहीं आता, अपने आप देख लेना कैसे पास होगे। आपने दिया था टेस्ट? दिया था। क्या नाम है? नितिन। क्या टेस्ट खाली नाम बोले लगता है, अच्छा खासा पानी तो बाहर ही गया। और किस किस ने जा मारी प्रैक्टिकल आप आए थे, मैं नाम लूं क्या? दिव्यांश दिया था? नहीं। अच्छा, क्या करने का चैप्टर जो ये चैप्टर 2 का तनिष। टेस्ट नहीं दिया और ये कल तक नहीं देंगे तो मंडे से वो क्लासेस में आना। तनिष। नहीं दिया। तनिष ने भी नहीं दिया, गुरताज नहीं दिया था, नैतिक ने भी नहीं दिया था। वो हेलो। तो आए गए मैम मंडे आकाश ने बाहर भी है। दिया। आकाश आया नहीं था। आकाश ने भी नहीं दिया। ओके, व्हाट अबाउट मेकिंग ड्रीम्स ट्रू। हर्ष तो आ ही नहीं दिया है ना, और तुम्हारे बीच में वो निकिता ने दिया था। निकिता और तुम्हारे तुम साथ पे लगा हुआ है। छोड़ दे। बस गया भाई। देख मैं 1 महीने में बाहर आ गया। और जितने ही बच्चे हैं, उसने दिया था मुझे एक नया लड़का है वो ये बढ़ गया उन्होंने बुक्स वगैरह दे दी थी ना पूरे साल की। ये लिस्ट वो रिफंड नहीं करते, बहुत कितना ही करते हैं। मैंने हमने उन्होंने दिया था, बुक्स दे दी उन्होंने।